विशेष तौर से आपको और देश को संबोधित करने के लिए राहुल गांधी जी आए हैं। आज हम हमारे प्रश्न वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे ताकि विषय की गंभीरता देश के सामने पहुंच सके। आदरणीय राहुल गांधी जी। नमस्कार। नरेंद्र मोदी जी का एक और बीजेपी का एक नारा था, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। और कल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी 70 साल में इस देश की पूंजी बनी थी उसको बेचने का डिसीजन ले लिया है। मतलब प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। अब मैं ये हिंदुस्तान के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपके हाथ से रोजगार छीना, कोरोना में आपकी मदद नहीं की, आपके जो किसान माता पिता हैं उनके लिए 3 स्पेशल कानून बनाए। और आज मैं यहां यह पढ़ना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अपने मित्रों को हिंदुस्तान का क्या क्या बेचकर दे रहे हैं। और इसको पढ़ने से आपको पता लग जाएगा, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं होगी कि कौन सा एसेट किसको जा रहा है। और ये जो सिलेक्शन किया गया है ये किन लोगों के लिए किया गया है और किस प्रकार से उनको फ्री गिफ्ट दिया जा रहा है। तो शुरुआत करता हूं मैं रोडवेज। 1.6 लाख करोड़ रुपीस का गिफ्ट, 26,700 किलोमीटर नेशनल हाईवेज। रेलवेज जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जिसके बिना भाइयों और बहनों देश के गरीब लोग एक शहर से दूसरे शहर में नहीं जा सकते। आज जो लोग ट्रेन में बैठे हैं, आप सुनिए, 1.5 लाख करोड़ रुपए रेलवेज, 400 स्टेशन, 150 ट्रेनें, रेलवे ट्रैक और वुडशेड। और जो हमारे रेलवेज के एम्प्लॉई हैं, आप भी बात समझ लीजिए, जब ये रेलवे से छीनकर किसी प्राइवेट एंटिटी को दिया जाएगा तो आप समझ लीजिए आपके रोजगार का क्या होने वाला है। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद स्पेशल गिफ्ट पावर ट्रांसमिशन, 42,300 सर्किट किलोमीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन नेटवर्क। पावर जनरेशन, 6,000 मेगावाट हाइड्रो सोलर विंड एसेट्स फ्रॉम NHPC, NTPC, NLC। नेशनल गैस पाइपलाइन, 8,000 किलोमीटर गेल की पाइपलाइन। किसको जा रहा है आप जानते हो। पेट्रोलियम पाइपलाइन, 4,000 किलोमीटर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड HCL की पाइपलाइन। टेलीकॉम्स, 2.86 लाख किलोमीटर ऑफ भारत नेट फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। BSNL एंड MTNL के टावर्स। वेयर हाउसिंग, किसान भाई आप इसको अच्छी तरह सुनिए, वेयर हाउसिंग 29,000 करोड़ रुपीस की वेयर हाउसिंग, 210 लाख मेट्रिक टन फूड स्टोरेज। भाइयों और बहनों, आपको मालूम होगा कि ये
2010 लाख मेट्रिक टन स्टोरेज किसको जारी है? कहने की जरूरत नहीं है। माइनिंग 160 कोल माइंस, 761 मिनरल ब्लॉक्स, एयरपोर्ट्स 21,000 लाख करोड़, 21,000 करोड़ सॉरी, 25 एयरपोर्ट्स किसको जा रहा है आपको मालूम? पोर्ट्स 13,000 करोड़, 31 प्रोजेक्ट्स, 9 पोर्ट्स किसको जा रहा है आपको मालूम? स्टेडियम 11,000 करोड़, 2 नेशनल स्टेडियम। अब देखिए ये जो एसेट्स हैं इनको बनाने में 70 साल लगे हैं और इनको बनाने में हिंदुस्तान की जनता ने लाखों करोड़ रुपए अपना पैसा डाला है। ये पूरा का पूरा 3-4 लोगों के हवाले किया जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है भाइयों और बहनों, क्या नाम दिया इसका, वो क्या कहते हैं इसका? नहीं, वो एक लाइन थी, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ये आपका भविष्य है। ये जो आपका भविष्य है इसको बेचा जा रहा है, इन 3-4 उद्योगपतियों को गिफ्ट दी जा रही है। रियलिटी है। हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है। हमारा प्राइवेटाइजेशन का लॉजिक था। लॉजिक मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज हैं उनको प्राइवेटाइज नहीं करा जाता था। इसमें से रेलवेज स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री हम मानते थे। स्ट्रेटेजिक क्योंकि ये हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, स्ट्रेटेजिक क्योंकि ये लाखों करोड़ों लोगों को ट्रांसपोर्ट देती है, स्ट्रेटेजिक क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इसलिए स्ट्रेटेजिक। दूसरी बात, जो इंडस्ट्रीज क्रॉनिकली लॉस मेकिंग होती थी उनको हम प्राइवेटाइज करते थे। जिन कंपनीज के पास मिनिमल मार्केट शेयर होता था उनको हम प्राइवेटाइज करते थे, और उस सेक्टर में हम प्राइवेटाइज करते थे जहां पे प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली की रिस्क हो। मतलब अगर सरकारी कंपनी मोनोपोली को रोक सके तो हम उसको प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। अब यहां पे ये सारे के सारे प्राइवेटाइजेशन मोनोपोली बनाने के लिए करे जा रहे हैं, सारे के सारे। मैंने आपको नाम दिया है, पावर, टेलीकॉम्स, वेयरहाउसिंग, माइनिंग, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ये सब मोनोपोली बनाने के लिए किया जा रहा है। आप जानते हो पोर्ट्स किसके हाथ में है, एयरपोर्ट किसको मिल रहे हैं। तो हम कहते हैं प्राइवेटाइज कीजिए, मगर देश को नुकसान मत पहुंचाइए। देश को नुकसान कैसे होगा? और जो देश के युवा हैं आप इसको अच्छी तरह सुनिए। जैसे ही ये मोनोपोलीज बनती जाएंगी वैसे ही उतनी ही रेट से आपको रोजगार मिलना बंद हो जाएगा। आप स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो, इस देश में जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, मिडिल साइज बिजनेसेस होते हैं, जो आपको रोजगार देंगे कल, वो सब बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। 3-4 बिजनेसेस रहेंगे, इनको एम्प्लॉयमेंट देने की कोई जरूरत नहीं रहेगी और आपको रोजगार नहीं मिलेगा। मैंने कोरोना के बारे में बोला था, आप लोगों ने मजाक उड़ाया। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, और हिंदुस्तान का युवा आप अच्छी तरह सुन लीजिए। जैसे ही ये होगा वैसे आपको रोजगार मिलने का चांस खत्म हो जाएगा। ये हिंदुस्तान की पूंजी बेची जा रही है, मगर ये आपके भविष्य पर आक्रमण है। नरेंद्र मोदी जी अपने 2-3 उद्योगपति मित्रों के साथ हिंदुस्तान के युवा पर आक्रमण कर रहे हैं। इसको आप अच्छी तरह समझिए।
किसमें? एनडीए सरकार का पहला निवेश मंत्रालय एनडीए ने 2001 में बनाया था और यूपीए की सरकार ने उसको बंद कर दिया मंत्रालय को। फिर बाद में 2016 में टीआईपीएम बनाया इस सरकार ने। इतना अनुभव होते हुए भी सरकार इस समय, ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्था बहुत नीचे पे है, मंदी का दौर है, ऐसी क्या मजबूरी है कि जब स्टेट इतने पब्लिक सेक्टर का वैल्यूएशन नहीं मिल सकता है, उस दौर में इस तरह का बड़ा फैसला किया जाए? ये आप स्टेटमेंट रख रहे हो या आप सवाल पूछ रहे हो? आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या मजबूरी है? मगर मैं इसको स्टेटमेंट के तौर पे एक्सेप्ट करता हूं। स्टेटमेंट ये है कि इसके दो लक्ष्य हैं। एक लक्ष्य है कि अपने जो 2-3-4 मित्र हैं उनको मोनोपोली कंट्रोल अलग अलग इंडस्ट्रीज में दो। दूसरा लक्ष्य है जो मिसमैनेजमेंट के कारण, चाहे वो कोविड मिसमैनेजमेंट हो, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, सरकार के पास पैसे की जबरदस्त कमी है। तो दो लक्ष्य हैं। पर जैसे चिदंबरम जी ने कहा, जो इससे मिलेगा वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ा है। तो मेन लक्ष्य इसका मोनोपोली क्रिएशन है। थैंक यू सर। मोहित दुबे फ्रॉम न्यूज नेशन। मेरा सवाल ये है कि सरकार ने ये कहा है कि जो संपत्तियों को हम खरीदेंगे, जो बेचेंगे, वो जनता उसकी खुद मालिक होगी, मालिक हम नहीं होंगे। एक बात तो ये कही, दूसरी बात नहीं, ये कैसे? ये निर्मला सीतारमण ने बात बट ये लॉजिक क्या है? अगर आपने किसी को बेच दिया तो जनता मालिक कैसे रहेगी? आपने मुझे अपना घर बेच दिया और आप मालिक रह गए, कैसे हो सकता है? क्या लगता है कि जनता को बरगलाने की कोशिश और क्या अगर जनता के हाथ करना था तो बेचने की क्या जरूरत? जनता के हाथ में तो है, पब्लिक सेक्टर है, उनके हाथ में है। और किसके हाथ में? सुप्रिया भारद्वाज। I'm very interested in this topic, and I've been studying this topic about China, about Afghanistan, about these issues. I would very happily do a dedicated press conference for you on this subject, on India's strategic position, on the damage that has been caused to our position. I'll happily do it for you. I don't want to divert attention from this thing today. So today we'll discuss this, and Randeep can fix. I'm more than happy to have a press conference with you on details of what is going on. Sorry? Yeah. The broad, see, in our conception, in the UPA conception, there are different elements of our economic system. There is the formal sector and there is the informal sector. We were pretty clear that both these sectors have an important role to play. In the formal sector, we are not for the creation of monopolies. And as far as the informal sector is concerned, we are not for the assassination or the murder of the informal sector. The Prime Minister of India is for the elimination of the informal sector, the assassination of the informal sector, and the creation of monopolies in the formal sector. This is huge part
of what is going on here. And when you see airports going to the same person, ports going to the same person, everything going to 2 or 3 or 4 people, you are seeing the development of monopolies. The creation of monopolies in this country is extremely dangerous for this country. We have dealt earlier with a monopoly in India. It used to be called the East India Company. Right? It enslaved this country. It was basically a monopoly. That is what is happening now. We are heading into enslavement. So that is something that has to be understood. Demonetization, GST, the way they designed it, is designed to do 2 things. Number one, it is designed to kill the informal sector, destroy the informal sector. Because an informal sector person, if you do demonetization, he doesn't have the cash flow to save his business. His business dies. You can go and ask any small person, small businessman, that if you give him a shock like demonetization, he can't survive. And GST as it is designed today is essentially a tax on small and medium businesses. It is targeted to hurt them by making them formalize themselves at tremendous cost. Whereas a large company has no problem. Large company can hire 5 or 10 accountants and say, we'll fill GST. But that individual, shopkeeper or mithaiwala or person who's running a small shop, he doesn't have the infrastructure to get those accountants, so he just dies. So those 2 ideas were to destroy the informal sector. The 3 farm laws are to destroy the informal sector in agriculture and to ensure that monopolists can come into that sector. Mr. Modi believes that large monopolists can transform this country. He does not realize that when you create such large monopolies, you cannot give jobs to people. And when you cannot give jobs to people, it leads to social tension, social anger, and then social explosion. Right? So you will see a dramatic increase in violence. You will see a dramatic increase in anger. You will see millions of youngsters who simply cannot have a future, and they will look at the houses of these monopolists and they will wonder what went wrong with India. That's what is happening. Thank you, sir. Ajit Jha. Mr. Modi, please understand, Mr. Modi is an instrument. Mr. Modi is not the Prime Minister of India, he is an instrument. He is doing a particular job for these people. Ajit Jha from ANI. मैंने अभी बोला कि तालिबान, चाइना, स्ट्रेटेजिक जो मामला है उस पर मैं सेपरेट प्रेस कॉन्फ्रेंस खुशी से कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं इस प्राइवेटाइजेशन पे फोकस करना चाहता हूँ। और नाउ आई थिंक वी कैन डू द लास्ट 2 क्वेश्चन। ओके, सुनील फ्रॉम एनडीटीवी। One question. You think 26,700 kilometers of national highway is languishing in this country? Where? There's not a single national highway that's languishing. Go anywhere, it's full. But if you know, Mr. Gadkari has been doing this for the last 5 years, if you are aware. Yeah. Doing it quite clear on his own. Having said that, they also cited yesterday, the bureaucrats, that it was your own government, the UPA government, which did the Leela Hotel and built the new Modi Park. No. Also did asset monetization of... But Leela Hotel, I told you the rules, right? Is Leela Hotel a strategic asset? Is Leela Hotel stopping monopolies in the hotel business? No. We have as Chidambaramji pointed out, we have a logic, right? The logic is non-strategic, non-monopolies, minimal market share. Does Leela Hotel have 90% market share in hotels? No. Right? So, coming to the languishing point, which is an important point you raised.
road sector is not languishing, railway sector is not languishing, power transmission sector is not languishing, mining sector is not languishing, telecom sector is not languishing, warehousing is not languishing. So what is she talking about? Which sector here is languishing? Even stadiums are not languishing. Though, frankly, on stadiums, I mean, if they want to privatize the stadiums, they're welcome to privatize the stadiums. So, also when you're asking these questions, there's got to be a little bit of observation on your part. You're asking me these sectors are languishing as a list. You know they're not languishing. Anand from India No, Today. but sorry. So now you're telling me that roads are not being utilized? That by giving it to private person, the road will suddenly start getting utilized? It's getting utilized right now, right? You're telling me railway trains in India are not getting utilized? You're telling me power generation, natural gas pipelines not getting utilized? So, you know. Anand from India Today, Aaj Tak. A large part of these assets which you listed are in the states which are ruled by the allies, Communist Party allies. What will be your advice to these allies vis-a-vis the NMP and also This is uninformed question. Because this is a central government decision. All this is central government. That's an unprepared question. a joint opposition against this NMP? It's like we saw Yeah, we do, and that's why we're having this press conference. And I'm sure all opposition parties will agree on this. I don't think there'll be any. I think any sane person in the opposition, even in the BJP, will agree with what we're saying. नहीं बोलिए जॉब को लेकर और रिजर्वेशन को लेकर कहा था सबसे ज्यादा एससी एसटी ओबीसी को नुकसान हो रहा है माइनॉरिटी के भी लोग ओबीसी कैटेगरी में आते हैं जॉब एक बड़ा मुद्दा है दूसरा मुद्दा है कि जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं नॉट अ सिंगल चैनल गोइंग टू लाइव राइट नाउ तो क्या मैसेज कन्वे करने के लिए आप लोग कोई मैसेज रैली करेंगे इस निजीकरण के खिलाफ Are you paying us a compliment? No, because it says if we are not going live, it means we are saying the truth. But हाँ क्या कह रहे हैं आप रिजर्वेशन पे? रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा हाँ तो मैं बताता हूँ आपको. जो मैसेज है इसकी नौकरियां क्या मैं बताता हूँ. देखिए, इससे काफी नॉक ऑन इफेक्ट्स आएंगे. इस पे रिजर्वेशन का इफेक्ट होगा, इस पे जॉब लॉसेस का इफेक्ट होगा, इस पे अलग अलग रिपरकशंस आएंगे. उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. और हमने चिदम्बरम जी से अभी बात की है कि इनको कांग्रेस पार्टी डिटेल में स्टडी करे और फिर अपनी पोजीशन उन पे आपके सामने रखे. I'm being subtle these days. थोड़ी subtlety. I'm getting into that. किसानों के लिए 3 कानून बनाए जिसके खिलाफ में दिल्ली के बॉर्डर पे किसान आंदोलन कर रहे हैं. सरकार के नाक में दम कर रखा है. कानून को स्थगित करना पड़ा सरकार को. ये जो सरकार की पॉलिसी है, कांग्रेस पार्टी जैसा आप कह रहे हैं कि 70 सालों की पूंजी सरकार ने बेच दी, पीएम ने बेच दी. कांग्रेस पार्टी कैसे इस इशू को लेकर देश भर में जाएगी? आपका क्या रोल है इसके खिलाफ? और नारायण राणे को गिरफ्तार किया गया केंद्रीय मंत्री है सर, उस पर मैंने क्लियरली अपनी इस पे पोजीशन रखी है कि चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो जीएसटी फ्लॉड जीएसटी हो, चाहे वो किसान के कानून हो, ये सब इनफॉर्मल सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस पर आक्रमण है और इसका लक्ष्य मोनोपोली क्रिएशन है. थैंक यू.